साथियों, आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो अरब आक्रांता हैं, तुर्क आक्रांता, गौरी वंश, गजनवी वंश, इन सब की बात करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनमें चर्चा करेंगे। आगामी परीक्षाओं में निश्चित ही क्वेश्चन वो टकराएंगे। ठीक, तो सीधे हम लोग क्वेश्चन में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंद हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। ठीक, और अगर हम बात करें कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था यूनानियों ने। ठीक, ईरानियों ने क्या किया था? तो ईरानियों ने भारत के लिए सर्वप्रथम हिंदुस्तान हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि इंडिया शब्द प्रयोग किया यूनानियों ने, अरबों ने हिंदू शब्द प्रयोग किया था सर्वप्रथम, और ईरानियों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई 712 में। और जब सिंध में विजय की गई तो सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक था राजा दाहिर। राजा दाहिर शासक था। और राजा दाहिर किस वंश का था? तो ये ब्राह्मण वंश का शासक था, ब्राह्मण वंश का। और ब्राह्मण वंश का होने के कारण कई इतिहासकार इस युद्ध को, जो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य लड़ा गया, इस युद्ध को कह देते हैं ब्राह्मणवाद का युद्ध। ब्राह्मणवाद का युद्ध कह देते हैं, या इसी युद्ध को कहा जाता है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, राजा दाहिर की हार होती है। ठीक, विजय कौन होगा? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट की बात करें, ये सारी बातें याद रखनी है। हाँ, दूसरी बात यहीं पे बात करेंगे, राजा दाहिर के पिता का नाम था चच। ठीक, चच। तो एक पुस्तक आती है, लेखन है, नाम है चचनामा। चचनामा चचनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो कासिम का कोई अज्ञात सैनिक था। कासिम का क्या था? कोई अज्ञात सैनिक था। इस अज्ञात सैनिक ने चचनामा लिखा, और चचनामा में किसका उल्लेख मिलता है? तो अरबों का भारत में आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अरबों का भारत में आक्रमण मिलता है कि नहीं, अरबों ने भारत पे आक्रमण में किसमें मिलता है? चचनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे, और उनमें उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? तो अरब आक्रांता थे। उन अरब आक्रांताओं में उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। जब कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय अरब का खलीफा कौन था, यह भी बनता है, और अरब का गवर्नर कौन था? गवर्नर, तो गवर्नर था अल हज्जाज। अल हज्जाज गवर्नर था। और खलीफा था, उसका नाम था वाजिद। वाजिद क्या था? अरब का खलीफा था। ठीक, खलीफा होता है जो इस्लाम धर्म का, जो हजरत मोहम्मद साहब का, जो उनकी उनके द्वारा दिए गए उपदेश थे उनको चलाने वाला, वो खलीफा कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, कह रहा भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे? तो वो थे अरब के थे, जो हमने बात चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का स्थित है सऊदी अरब में। और होता क्या कि 570 में मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मक्का मदीना हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। ठीक, और इनकी मृत्यु हो जाती है 632 में। इन्होंने ही अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लाम धर्म की। ठीक, अरब में छोटी छोटी जनजातियां थीं, उन जनजातियों को एक किया। पहले वो जनजातियां आपस में लड़ती थी, और जब एक कर लेंगे तो वो जनजातियां आपस में लड़ेंगी ना, तो फिर वो इधर उधर भगेंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि उधरी वाले क्षेत्र पे, मध्य एशिया वाले क्षेत्र में एक ख्वारिज में साम्राज्य बना। ख्वारिज साम्राज्य खीवा क्षेत्र पड़ता है। तो वो साम्राज्य ज़्यादा सशक्त हो गया, तो उसने क्या किया कि अरबों वालों को इधर यूरोप की तरफ बढ़ने से मना कर दिया। तो अरब ये कहाँ की तरफ आएंगे? अब ये पूरब की तरफ आएंगे। यानी कहाँ आएंगे? इनका केवल एक रास्ता बचा, भारत की तरफ आक्रमण बचा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रांता था, और इसने आक्रमण किया कब किया? तो अरब आक्रांता में नाम जोड़ा जाएगा। और इसने आक्रमण 712 में किया था। कहाँ किया था? सिंध में किया था। उस समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो उस समय सिंध की राजधानी थी अलौर। अलौर थी।
सिंध की राजधानी फलौर थी। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक था, नाम था अलप्तगिन। गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगिन था। ठीक, सुबुक्तगिन ने क्या किया था? गजनी राजवंश का एक नाम मिलता है यामनी वंश, यामनी वंश। तो यामनी वंश का संस्थापक कौन बन जाएगा दोस्त? तो यामनी वंश का संस्थापक अपना बन जाएगा सुबुक्तगिन। ठीक, तो अलप्तगिन ने गजनी में गजनी साम्राज्य की नींव डाली, यानी गजनी वंश का संस्थापक बना। नेक्स्ट की बात करें, कह महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? नहीं, 17 बार आक्रमण तो किए महमूद गजनवी ने, लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं, बल्कि भारत की अतुल जो धन संपदा थी, अतुल धन संपदा, इस धन संपदा को लूटना था, केवल लूटना। ठीक, तो पहला तो दोस्त सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। अर्थात कौन हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो चंदेल शासक मालवा के शासक थे, नाम था विद्याधर। तो विद्याधर कभी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए। नेक्स्ट की बात करें, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, नाम था उतबी। और उतबी की दो पुस्तकें मिलती हैं, एक का नाम मिलता है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, और एक मिलता है तारीख उल यामिनी, तारीख उल यामिनी। ये दोनों किसकी पुस्तकें हैं? तो ये उतबी की हैं। ठीक, ये गजनवी का सचिव था, गजनवी का महमूद गजनवी का सचिव था, ये कभी भारत नहीं आया। ठीक, अगर हम बात करें फिरदौसी की, तो फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा, जिसे अफगान का महाभारत भी कहा जाता है। और फिरदौसी को पूर्व का होमर या हैमर, कुछ भी कह दोगे, पूर्व का हैमर भी कहा जाता है। किसको? फिरदौसी को। नेक्स्ट है शाहनामा का लेखक फरिश्ता। फरिश्ता है ही नहीं शाहनामा के लेखक, शाहनामे का लेखक है कौन? तो शाहनामे का लेखक है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। ठीक, तो यहाँ पे फरिश्ता गलत है। फरिश्ता तारीख इब्राहिम, यानी बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक शासक इब्राहिम आदिल शाह के दरबार में थे। इब्राहिम आदिल शाह, इन्हीं के नाम पे लिखी थी पुस्तक तारीख इब्राहिमी। ये किसने लिखी थी? फरिश्ता ने लिखी थी। लेकिन फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। और फिरदौसी किसके दरबार का कवि था? तो फिरदौसी था गजनवी के दरबार का कवि। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा का लेखक है फिरदौसी। अगर उतबी की बात करें तो ये भारत गजनवी का सचिव था, कभी भारत ना आया, इसकी पुस्तकों में लोगों ने बात कर दी। अगर हम अलबरूनी की बात करें तो ये गजनवी के साथ भारत आया, गजनवी के साथ भारत आया था, 11वीं सदी में भारत आया। और इसकी दो पुस्तकें, एक का नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, और एक का नाम है तारीख या तहकीकात उल हिंद। ये दो किताबें। दूसरा क्वेश्चन अलबरूनी में बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि इसको वेदों का, ज्योतिष का, खगोल का, विज्ञान का, भूगोल का अच्छा ज्ञान था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वेदों या संस्कृत का अध्ययन करने वाला या वेदों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार, तो अलबरूनी का नाम आ जाता है। ठीक, अलबरूनी का। नेक्स्ट है पुराणों, देखो वही क्वेश्चन आ गया, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो प्रथम मुसलमान दोस्त अलबरूनी था। ठीक, किसके दरबार का था? तो महमूद गजनवी के दरबार का था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो अलबरूनी था, और 11वीं सदी में भारत आया। ठीक, अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी भारत कब आया? तो 11वीं सदी में भारत आया। ठीक, नेक्स्ट है जब गजनवी आएगा तभी वो अलबरूनी आएगा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अलबरूनी के समय में अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध अभी हमने बताया आपको 1192 में। एक तरफ मोहम्मद गौरी और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हैं, सूफी संत, नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती,
मोइनुद्दीन चिश्ती, ये गौरी के साथ भारत आए। ठीक। और पृथ्वीराज चौहान से गौरी ने संधि करने के लिए, या पृथ्वीराज चौहान से कहा था कि अधीनता स्वीकार कर लो, उसके लिए गौरी ने एक दूत भेजा था। उस दूत का नाम याद रखना है, किमाम उल मुल्क। किमाम उल मुल्क। किमाम उल मुल्क, ये कौन था? ये गौरी का दूत था। गौरी का दूत था। ठीक। इसने पृथ्वीराज चौहान से कहा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से गौरी की अधीनता स्वीकारने के लिए कहा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान न मारे थे। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो देखो, महमूद चंगेज खां 1223 से 2223 के आसपास इल्तुतमिश के समय आता है। और इल्तुतमिश आपको पता है कि ये गुलाम वंश का शासक है। गुलाम वंश का शासक, गुलामों का गुलाम कहा गया। ठीक। महमूद गजनवी की अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी 998 में शासक बना, 998 में। और इसने 1000 से ही प्रारंभ कर दिए क्या? भारत पे अभियान। तो ये 1000 में भारत आ रहा है। ठीक। गौरी की बात करें तो गौरी 1175 में पहली बार आया पेशावर पे। पहली बार कहाँ? तो पेशावर। गौरी ने पहले पेशावर में आक्रमण किया। ठीक। तैमूर, तो तैमूर की अगर हम बात करें, मंगोल आक्रांता रहा, तो ये आता है 1398 के आसपास। ठीक। तो अब कालक्रम आप अरेंज कर दोगे तो पहले कौन आ जाएगा भाई? पहले आ जाएगा गजनवी, फिर आ जाएगा गौरी। तो 2 3, 2 3 किस में मिल रहा? 2 3 1 4, यानी बी नंबर सही हो गया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? तो वो मिलती है गौरी के सिक्कों पर, और इन्हें कहा गया है देहलवी प्रकार के सिक्के, देहलवी। जबकि गजनवी के सिक्कों में संस्कृत और एक तरफ अरबी में कलमा मिलता है, तो उनको कहा गया दिरहम प्रकार के सिक्के। जबकि लक्ष्मी का अंकन जिनमें मिलता है तो उनको कहा गया है देहलवी प्रकार के सिक्के। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। कह रहा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? 1194 में चंदावर में, चंदावर युद्ध के दौरान, जब जयचंद को पराजित कर दिया, जयचंद को। और इससे पहले 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हुए। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। और 1193 में दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। किसने? गौरी ने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक। इसके बाद इसके पैतृक गांव में, पैतृक क्षेत्र में आक्रमण हुआ, तो ये मध्य एशिया की तरफ चला गया, अपना अरब की तरफ चला गया। ठीक। यहाँ का अक्ता यानी इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली के निकट, वहाँ के अक्ता ऐबक को प्रदान करके चला गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इख्तियारुद्दीन महमूद बख्तियार खिलजी, अर्थात बख्तियार खिलजी का नाम आता है। साधारण सा दास था। इसने बंगाल पे, बिहार पे आक्रमण किया और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय को आग लगा दी, यानी विध्वंस कर दिया। और कैसा कहा जाता है कि वो समथिंग 6 माह तक जलता रहा, इतनी उसमें किताबें थी। ठीक। और इसके बाद जब इसने बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल, तो बंगाल का शासक का नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन बंगाल छोड़ के भाग गया, पूर्वी बंगाल में जाके शरण ली। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बंगाल पे अधिकार किया, बंगाल में इस्लाम धर्म की स्थापना की और अपनी राजधानी लखनौती बनाई, लखनौती। तो ये पॉइंट याद रखना है। ठीक। तो कौन रहा है? बख्तियार खिलजी रहा है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वही था जिसने बिहार में इस्लाम धर्म की स्थापना की, नाम था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा बिहार का विध्वंस करने वाला व्यक्ति बना बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक। 1 मिनट। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, यानी पहला कथन होगा और कारण उसका आर होगा। तो देखो, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल सफल हुए। 712 से शुरू हो गए और 1705 तक बात कर दें या 1857 तक बात कर दें, मुगल बादशाह रहे। ठीक। तो तुर्क यानी इस्लाम धर्म तो आया ही आया।
उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही है। इसी कारण तुर्की आक्रमण सफल हुए। हुआ क्या कि प्रारंभ में जो अरब के लोग थे, ये व्यापार के लिए आए थे। और कहाँ आए थे? तो ये मालाबार तट में देखे गए थे, मालाबार क्षेत्र में। ठीक। अब व्यापार में हस्तक्षेप चलता रहा। इसके बाद इन्होंने राजनीतिक शक्तियाँ स्थापित करना शुरू कर दी, राजनीतिक शक्तियाँ। और भारतीय जो राजा थे, भारतीय राजा इनका सम्मान करने लगे, इनको इनकी आवभगत करने लगे, इस वजह से कि ये यूरोप से व्यापार का माध्यम बने थे अरब के लोग। उसका अरब लोगों ने फ़ायदा उठाया। इनके साथ प्रारंभ में इनके सूफी संत भी आना शुरू किए। इसी समय भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन आपने पढ़ा है। तो सूफी आंदोलन के दौरान इनके साथ सूफी संत आना भी शुरू किए। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारतीयों को प्रभावित किया। ठीक। तो इसमें राजनीतिक एकता नहीं थी भारतीयों में, ये भी बात सही है, तभी ये सफल हुए हैं। अर्थात जो कथन है पहला, वो कारण दोनों बातें सही है। तो कथन ए सही है, आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है, बिल्कुल व्याख्या करता है, दोनों बातें सही हैं। ठीक। तो अपने 32 से 33 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिडबल में जो अरब आक्रांता था, तुर्क आक्रांता था, या गौरी वंश की बात करेगा, तो फिर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं मिडबल वाले पे। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, जैसा आप देख रहे हो, दिल्ली सल्तनत। आपने जहाँ से भी जितना भी दिल्ली सल्तनत में पढ़ रखा है, ज़रूर पढ़िएगा, उसका रिवीजन करिएगा। और ऐसे ही ये सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। अब दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। और दिल्ली, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सूफी आंदोलनों की बात करेंगे। और सूफी आंदोलन के बाद फिर हम लोग बात करेंगे बहमनी व विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर व बहमनी, इनकी बात करेंगे। और फिर हम लोग आएंगे मुगल काल में। कहाँ आएंगे दोस्तों? तो मुगल काल में आएंगे। ठीक। और फिर हम लोग आधुनिक भारत की ओर अग्रसर रहेंगे। ठीक। तो इतनी करनी है प्रैक्टिस। बाकी आप धैर्यता बनाए रखिए। हालांकि कोई परीक्षाएं अभी है नहीं संभावित, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आगामी परीक्षाएं आपको निकालना है। बाकी यूपी योगा क्लासेस की टीम का जितना बन पड़ेगा आपके साथ सपोर्ट करेगा। बाकी आप अपनी भी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।